और चूंकि हमने पिछले सेशन में जो डिस्कशन कर लिया था वो कुछ टॉपिक थे हमारे, जिसका डिस्कशन हमने कर लिया था। जैसे हमारे पास जो टॉपिक थे, ओप्स का टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस कर लिया था, इंटरफेस डिस्कस कर लिया था, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिस्कस कर ली थी, और कलेक्शंस पार्ट पे हमें काम करना था, राइट। सो टुडे हमारा जो कंसर्न है वो है कलेक्शन पार्ट को कवर करना। तो आज हम कलेक्शन को कवर करते हैं और उसके साथ जो भी पेंडिंग या रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उनको देखेंगे। तो एग्जैक्टली जैसा मैंने डिस्कस भी किया था कलेक्शन को लेकर के आप लोगों को, कि भाई कलेक्शन क्या है, क्यों हमें पढ़ना है, क्या चीजें इसके अंदर एग्जैक्टली होती है। देखो अगर मैं आपके इस टॉपिक से बात करूं तो आई थिंक ये तो अच्छा डॉटनेट कोड में ये नहीं आता, आप लोगों का शायद ये तो इसमें हमारे पास कलेक्शन एंड जेनरिक की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्शन और जेनरिक इन दोनों चीजों पे हमें डिस्कशन करना है, और ये भी समझना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड कलेक्शन, नॉन जेनरिक कलेक्शन। तो सबसे पहले हम ना बात करेंगे केवल कलेक्शन, बट जस्ट डिस्कस अबाउट द कलेक्शंस। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कलेक्शंस क्या होते हैं, तो कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन आर द ready-made classes which are helpful to read and write the data in form of list. I mean, like array. But array has some disadvantage. While collection resolve all the array disadvantage. It's very simple. क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो कलेक्शन यहाँ पर क्या है, कलेक्शंस आर द रेडीमेड क्लासेस, दीज आर द रेडीमेड क्लासेस, ये बनी बनाई क्लासेस होती है, विच आर हेल्पफुल टू रीड एंड राइट द डाटा फॉर्म ऑफ लिस्ट। यानी कि लिस्ट फॉर्म में अगर आपको डेटा रीड और राइट करना है, लाइक एरे, जैसे आप एरे के अंदर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, नंबर ऑफ आइटम स्टोर करते हैं, सिमिलर लाइक दैट अगर आपको वही चीज स्टोर करनी है तो आप उसके लिए कलेक्शन। प्रॉब्लम वाज इन एरे जब भी आप पढ़ते हैं तो एरे के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, एंड द प्रॉब्लम वाज व्हाट, द प्रॉब्लम वाज विद द एरे, लाइक एरे इज बाउंड विथ टाइप, एरे इज बाउंड विथ साइज, एरे इज बाउंड विथ मल्टीपल मेमोरी एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं बोलूं एरे के साथ कई प्रॉब्लम थी, कई डिसएडवांटेजेस थे, राइट। तो एरे के साथ जो डिसएडवांटेजेस थे उनको रिजॉल्व करने के लिए कलेक्शन लाया गया। शुरुआती दौर में जो एरे के अंदर प्रॉब्लम्स थी सी शार्प के अंदर, उसे रिजॉल्व करने के लिए कलेक्शन लाया गया। तो कलेक्शन जो एरे के डिसएडवांटेज है ना, उन्हें रिजॉल्व करता है, एरे के जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं रिजॉल्व करता है, और एक नया वे प्रोवाइड करता है, नया टेक्निक प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपना आसानी से डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो एरे में आपका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, टाइप सेफ होता था। कलेक्शन आपका टाइप सेफ नहीं है। एरे में साइज का लिमिट होता है कि साइज अगर आपने बना दिया 10 तो 10 आइटम ही रख सकते हैं, 10 से 11 नहीं कर सकते हैं। लेकिन कलेक्शन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है, कलेक्शन के साथ आप नंबर ऑफ आइटम रख सकते हो। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अपने पास नहीं है। मतलब जो प्रॉब्लम्स अपने कलेक्शन एरे में थी वो सारी प्रॉब्लम कलेक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। We can say that these are these are two type, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड नॉन जेनरिक कलेक्शन, जेनरिक कलेक्शन, ठीक है, एंड द सेकंड वाज द जेनरिक कलेक्शन। तो अगर अब क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई देखो कलेक्शन अपने पास क्या है, कलेक्शन अपने पास एक ऐसा टेक्निक है, रेडीमेड क्लासेस है जो आपको अपना डेटा रीड और राइट करने की परमिशन देती है लिस्ट फॉर्म में। हाँ, और ये दो तरीके की होती है, एक तो हमारे पास नॉन जेनरिक होता है, दूसरा हमारे पास जेनरिक होता है।
सो व्हाट अबाउट द जेनरिक एंड नॉन जेनरिक, ये दो क्या, क्यों इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझा जाए। तो अगर सबसे पहले मैं बोलूँ आपसे नॉन जेनरिक के बारे में, ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, नॉन जेनरिक कलेक्शन इज, सर परमिशन दे दीजिए। नहीं परमिशन दिया है, परमिशन किसको, अंशु? Recording in progress. यस सर, अंशु बोलिए। ठीक है, नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या कहते हैं, नॉन जेनरिक कलेक्शन इज द नॉन टाइप सेफ, ये क्या होते हैं, नॉन टाइप सेफ होते हैं, ठीक है, विच हैज मतलब ये टाइप सेफ नहीं होते हैं, विच हैज स्टोर ईच आइटम इन फॉर्म ऑफ, यानी ये सारा डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डील करते हैं, सब कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ठीक है, वेयर यू नीड टू अनबॉक्सिंग while it use, कहने का मतलब ये हो गया कि नॉन जेनेरिक कलेक्शन जो होते हैं ये नॉन टाइप सेफ होते हैं, जिसमें डेटा टाइप का कोई चक्कर नहीं है कि स्ट्रिंग रखना है कि बुलियन रखना है या क्या रखना है, आप एक ही कलेक्शन बनाओ, उसमें सभी टाइप के आइटम रखो, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि ये डेटा आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रखेगा, तो अगर आपको उस डाटा का कभी भी इस्तेमाल करना है तो आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है, मतलब डेटा को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से उसको वैल्यू टाइप में, एंड देन उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द नॉन जेनरिक क्लासेस एग्जिस्ट सिस्टम डॉट कलेक्शंस नेम स्पेस, मतलब अगर आपको ये सारी क्लासेस यूज करनी है तो आपके पास एक नेम स्पेस होता है जिसका नाम है सिस्टम डॉट कलेक्शंस, आपको इस नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, इसके अंदर सारी क्लासेस मिल जाएगी, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस कौन सी है, देयर इज 5 मेजर क्लासेस, ये 5 मेन क्लासेस हमारे पास हैं। नंबर 1 है और द एरे लिस्ट, नंबर 2 है स्टैक, नंबर 3 है क्यू, नंबर 4 है टेबल, नंबर 5 है सॉर्टेड लिस्ट। ये 5 क्लासेस हमारे पास होती हैं नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर, क्लासेस हैं नॉन जेनरिक कलेक्शन में, जिसमें आप अलग अलग टाइप के अलग अलग बिहेवियर में अलग अलग तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास एरे लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, हैश टेबल है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो 5 क्लासेस है ना, इन पांचों के अंदर लगभग जो फंक्शन आपको मिलेंगे लगभग 90% तो सेम ही रहेंगे, तो आप एक क्लास के सारे फंक्शन समझ लोगे ना, तो बाकी सारे क्लास के जो फंक्शंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस हमें इन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें हमें प्रैक्टिकली करके सीखना पड़ेगा कि भाई ये क्लासेस कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे इनका यूज है, इनके अंदर के बेसिक फंक्शंस का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस पे जरा सा हम लोग एक बार अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक करिए, अपना एक प्रोजेक्ट जो अपने पास था ऑलरेडी उसी को ओपन कर लो, कंसोल ऐप 3 मान लो हमारे पास था, इसी को मैं ओपन कर लूं। इस नॉन जेनरिक के अंदर टोटल क्लासेस यही 5 ही हैं, लेकिन उसके अलावा तो जनरली यूजेबल नहीं है, जो भी है यूजेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं होती। कौन कौन से क्लासेस हैं? ये 5 ही है, बाकी अलावा इसके अलावा तो हम यूज ही नहीं कर पाते, जैसे हमारे पास लिस्ट होती है, इसके अलावा है और नहीं लिस्ट नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट आइटम होता है, और लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको ना, वो जब आप जैसे एसपी सीखेंगे तो एसपी के अंदर मिल जाएगा, वो है तो कलेक्शन की क्लास, लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे आपको। ये 5 ही क्लास यूज होती है,
बाकी आपको जब भी कोई अगर कोई मान लो कलेक्शन की क्लास मिलेगी ना, तो वो इसमें नहीं मिलेगी। वो आपको कहाँ से मिलेगी, जब से मान लो आप ASP यूज कर रहे हो या विंडो प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, तो विंडो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको मिलेगी वो, उस प्रोग्रामिंग मतलब वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर तो C# में यही हमारे पास केवल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है ना। जहाँ पर डेवलपमेंट में कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी वहाँ पे। तो आपको ये याद तो 5 ही रखने हैं, कहीं भी देखोगे 5 ही मिलेंगे, इसी से आपका काम हो जाता है। वैसे नॉन जेनरिक भी कम यूज होता है, ज्यादातर आप यूज करोगे अभी आने वाला टॉपिक जेनरिक। रियल टाइम में यूज जो होता है जेनरिक है, नॉन जेनरिक बहुत कम होता है। तो देख लेते हैं, फिलहाल इनको हम इम्प्लीमेंटेशन समझ लेते हैं कैसे होता है, बाकी यूज करने पर डिपेंड करता है, जैसी नीड वैसा यूज। तो ठीक है, ये हमारा रहा अपना बेसिकली जो भी बनाया था हमने क्लास और इसका पार्ट। सो सबसे पहले हम चलेंगे अपने वही program.cs के अंदर, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आज एक काम करेंगे, सब कुछ डिलीट मार देंगे, पहले का जितना कोड है वो सब डिलीट मार देंगे जो भी इम्प्लीमेंट किया इससे पहले। यहाँ तक करते हैं delete। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, सबसे पहले मुझे ये करना होगा, सबसे पहले अगर मुझे कोई भी क्लास, मान लो मुझे एरे लिस्ट यूज करनी है ना, एरे लिस्ट यूज करनी है, सबसे पहले इसका नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नेम स्पेस कम्स फ्रॉम यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। नेम स्पेस सबसे पहले इंपोर्ट किया। जैसे नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे आपको एक क्लास मिलेगी, दैट इज द एरे लिस्ट, ठीक है। तो जस्ट टू बी इंपोर्ट द एरे, आई मीन इंपोर्ट हो गया एरे लिस्ट। अब इसका क्या बनाया आप, ऑब्जेक्ट बना दीजिए लाइक दिस। एरे लिस्ट का क्या बना दिया आपने, ऑब्जेक्ट। क्लास का आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आप इस क्लास के अंदर जितने फंक्शंस हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लो आइटम ऐड करना है इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको लिस्ट में आइटम ऐड करना है तो हमारे पास कुछ मेजर मेथड होते हैं। मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एरे लिस्ट पे मैं अगर F12 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए जहां पर हमें लेके जाएगा ये, यहाँ पर इसके सारे फंक्शन आपको दिखाए। यहाँ पर आपके पास फंक्शंस मिलेंगे कई, देखो कंस्ट्रक्टर तो है इसका, इसके अलावा देखो यहाँ पर नीचे फंक्शन यूजेबल है, कुछ अनयूजेबल है, बट है बहुत सारे। जैसे देखो आपको अगर आइटम ऐड करना है तो ऐड मेथड है, ऐड रेंज करना है, मतलब अगर नंबर ऑफ आइटम ऐड करना है तो ऐड रेंज यूज कर सकते हैं। सर्च करना है तो बाइनरी सर्च अपने पास फंक्शन में को बना हुआ है, बाइनरी सर्च नाम का। क्लियर करना है तो क्लियर कर लो, क्लोन करना है तो क्लोन कर लो, ठीक है। कंटेंट्स चेक करना है कोई आइटम उसके है अंदर है या नहीं है, कॉपी करना है कॉपी कर लो, मतलब सब फंक्शन यहाँ पर देखो बने हुए हैं। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिमूव, वाइड, रिवर्स, ये सब फंक्शन यहाँ पर क्या है, रेडी है। और एक फंक्शन के कई कई ओवरलोडेड वर्जन भी है, तो ऐसा नहीं कि एक फंक्शन एक ही बार इंप्लीमेंट हुआ है, उसके मल्टीपल्स ओवरलोडेड वर्जन भी है, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल अपने पास है यहाँ पर, बस केवल आपको इन्हें अंडरस्टैंड करना है और इन्हें यूज करके सीखना है। कैसे आप इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे आप इन्हें इस्तेमाल। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मान लो इसके अंदर मुझे 4-5 आइटम ऐड करने, ठीक है। तो लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन है। अब इस ऐड फंक्शन में देखो अब वैल्यू क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में चाहिए। ये क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, मतलब मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया मान लो ये
ये क्या है, स्ट्रिंग है लेकिन गया ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। फिर से मुझे कुछ ऐड करना है, लिस्ट डॉट मान लो ऐड, मान लीजिए 4000, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर, बट ये भी स्टोर हो गया। मतलब एक ही लिस्ट देखो, स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है और न्यूमेरिक भी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये हो गया नॉन जेनरिक का बिहेवियर। ठीक है, फिर अगर मैंने ऐड किया, मान लो कोई बुलियन वैल्यू देना चाहा, मैंने बुलियन भी दे दिया, ले लिया इसने। ठीक है, फिर से मुझे कुछ ऐड करना है, वी कैन जस्ट ऐड, वी कैन ऐड एनी वन वैल्यू। मान लो मुझे फिर से इसके अंदर कुछ ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया, ये दिया, वो दिया, कुछ भी आप दे दो। ठीक है, ये सारे आइटम आप इसके अंदर अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। स्टोर तो कर लिया हमने, अब मान लो इन्हें मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इफ आई वांट टू प्रिंट लिस्ट, अगर मुझे लिस्ट करानी प्रिंट, तो कैसे प्रिंट कराएंगे इसको हम? इट्स वेरी सिंपल, फॉर ईच। यहाँ पर सबसे बेहतरीन लूप अपने पास क्या है, फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच कैसे स्पेसिफाई करना है? सबसे पहले आप इसमें लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल एक वायर। ठीक है, देखा यहाँ पर आइटम इन, कहाँ से आएगा आइटम? लिस्ट से। तो लिस्ट में से जो भी बेसिकली आइटम बनेंगे, मतलब जो भी आइटम होंगे, एक एक करके निकाल के आइटम वेरिएबल में डालेगा, और आइटम वेरिएबल को आप इधर क्या करिए, अपना प्रिंट करिए। जैसे हमने कहा यहाँ पर, लेट मी पास द आइटम as well as console.read एक लगा देना नीचे, ताकि स्क्रीन आपकी क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर डॉटनेट का है तो आपको लगाना। ठीक है, तो रीड लाइन क्या, रीड की लगा दो केवल। तो सिंपली आप, वो स्क्रीन पे आउटपुट होल्ड करने के लिए होता है, ताकि आपका जो स्क्रीन पे आउटपुट है, जब तक कोई की ना प्रेस करे तब तक ना जाए, नहीं तो फिर अपने आप आउटपुट फ्लक्चुएट करके चला जाता है। अपने पास जो भी यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम होंगे वो प्रिंट करने चाहिए, मतलब परफेक्टली आपने आइटम स्टोर कर लिया और उन्हें अपना प्रिंट भी करा लिया है। सो लेट मी चेक द आउटपुट। देखो, अपने पास जो भी आइटम थे सारे सारे आपको मिल गए, जो भी आइटम थे अपने पास यहाँ पर आपको मिल गए। आप 4 राकेश 4000 वाट सारी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपने वैल्यू को स्टोर करा लिया और उसको क्या किया, प्रिंट। ठीक है, ये तो हो गई ऐड करने की बात। बट ऐड करने के बाद आपको मान लो कोई आइटम रिमूव करना है, या मान लो आपके पास नंबर ऑफ आइटम है जिन्हें आप ऐड करना चाहते हो। नंबर ऑफ आइटम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ आइटम का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास कोई पूरा एरे ही पड़ा हुआ है, अब पूरा एरे ही मुझे इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई एक पूरा एरे पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसके पूरा ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। देखो, आप मान लो एक एरे बना लो, ऐसे ही स्ट्रिंग का मान लो बना लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग का क्या किया, मान लो एरे बना लिया, इधर ही stu नाम से बना लेते हैं, और इसमें कुछ वैल्यू रख देते हैं, ऐसे टेम्परेरी रख देते हैं, मान लो php asp। ठीक है, एक एरे में मैंने क्या किया, 3 इंडेक्सेस बने होंगे, और इसमें क्या हुआ, अपने 3 वैल्यू को स्टोर करा लिया। ये पूरा इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? लिस्ट डॉट, डायरेक्ट ऐड नहीं यूज करेंगे आप, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऐड रेंज, और आप डाल देंगे इसके अंदर ये। तो जस्ट जैसे आपने stu इसके अंदर डाला, ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया होगा, पूरा एरे इसके अंदर एंटर कर गया होगा। ठीक है, अगर आप एरे को प्रिंट कराएंगे अपनी लिस्ट को, तो आप देखेंगे आपकी जो वैल्यूज होंगी वो विथ एरे, मतलब उसके साथ एरे भी देखो क्या हो गया है, ऐड हो गया है। सो देखो, ऐड और ऐड रेंज में फर्क क्या मिला आपको? ऐड आपका हमेशा एक आइटम को ऐड कर सकता है, जबकि ऐड रेंज एक पूरे एरे को, एक पूरी लिस्ट को ही अपने अंदर ऐड कर सकता है। ओके, दैट्स वेरी सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल। ऐड का फंक्शन क्या काम है? ऐड फंक्शन हमेशा एक बार में एक आइटम को ऐड करेगा, जबकि ऐड रेंज
एक बार में आप एक एरे या एक लिस्ट अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो एरे अगर क्यों बनाए हैं, स्ट्रिंग एसटीयू? ये हमें ऐड रेंज के अंदर ऐड करना था ना, हमने एरे बना लिया एक, और इस एरे को इसके अंदर ऐड कर दिया। समझ में आई बात? फोकस रखा करो, फोकस फोकस रखो। तो एग्जैक्टली हमारे पास कंसेप्ट क्या है, ऐड रेंज। जब हमारे एक साथ मल्टीपल आइटम ऐड करने होते हैं तो हम ऐड रेंज का इस्तेमाल करते हैं। एक आइटम ऐड करना है तो ऐड का इस्तेमाल करो, दैट्स इट। सिमिलरली अगर आपको रिमूव करने की मैं बात बोलूं, आप रिमूव करना चाहते हो तो आप एरे को आइटम को रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी आइटम रिमूव करना है, मुझे मान लो यहाँ से 4000 रिमूव करना है, तो जस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कई तरीके हैं। लिस्ट डॉट, देखो हमारे पास रिमूव में कितने दिख रहे होंगे, रिमूव दिख रहा है, रिमूव ऐड दिख रहा है, रिमूव रेंज दिख रहा है। ठीक है, तो रिमूव क्या काम है, रिमूव का मतलब है कि जो भी आइटम आप देंगे उस आइटम को क्या करेगा, डिलीट करेगा अपने लिस्ट से। रिमूव एट मतलब हम इसमें इंडेक्स भी बता सकते हैं कि किस इंडेक्स का आइटम रिमूव करना है। सो बाई आइटम रिमूव करना है तो रिमूव, बाई इंडेक्स रिमूव करना है तो रिमूव एट। और रिमूव रेंज का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कई आइटम एक साथ रिमूव करने हैं तो रिमूव रेंज का इस्तेमाल करिए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर रिमूव की बात करूँ, मैंने दिया मान लो 4000, तो 4000 का मतलब ये 4000 इसमें से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सो लेट मी सी, अगर वो आइटम उसके अंदर मिला होगा तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। देखो इसमें से 4000 उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव का काम ये है। लेकिन अगर अगर मैं बोलूँ 4000 की इंडेक्स पोजीशन अगर आप देखेंगे, उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, अगर देखा जाए ध्यान से तो 4000 की अपनी एक इंडेक्स पोजीशन बनी होगी लिस्ट में ना, तो क्या इंडेक्स पोजीशन होगी। सो आप यूज करो रिमूव एट, इट्स अ 1, रिमूव एट की इंडेक्स पोजीशन 1 होगी। देखो ये सेम काम करने वाला है, तो ये बाई इंडेक्स रिमूव करेगा, बाकी और कुछ नहीं, सेम चीज काम कर रहा है बट ये इंडेक्स से रिमूव कर रहा है। तो आप रिमूव एट में इंडेक्स पास करते हैं, जबकि रिमूव में आप आइटम पास करते हैं जिसको डिलीट करना है, राइट। नेक्स्ट वन, रिमूव रेंज। मुझे मान लो 2 रिमूव करना है एक साथ, क्या करूंगा, लिस्ट डॉट रिमूव रेंज, और इसके अंदर मैं पास करूंगा 2 आर्गुमेंट, इंडेक्स और काउंट। मतलब 1 से स्टार्ट करो, 2 डिलीट करो। मतलब 1 इंडेक्स से शुरू करना है और 2 कितने क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। तो 1 इंडेक्स से शुरू करने का मतलब 4000 एंड ट्रू, ये 2 वैल्यू आपकी रिमूव होंगी। तो यहाँ पर राकेश और 55.77% आपके पास 77 मिलने वाला है, 2 वैल्यू मिलेंगी केवल, और 2 आपके इसमें से रिमूव होने चाहिए। सो कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो ऐड और रिमूव के फंक्शन इसी तरीके से काम करेंगे यहाँ। क्लियर है ये सारे फंक्शन? यस सर। इसमें छोटे छोटे फंक्शन बने हैं, बस केवल आपको उसे समझना है, इस्तेमाल करना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस केवल समझो फंक्शन को और इस्तेमाल करना सीख जाओ बस। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपको पूरी लिस्ट को अपने रिवर्स करना है, यू कैन जस्ट डू लिस्ट डॉट रिवर्स नाम का फंक्शन है, कॉल कर दो, आपकी पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देखो अगर आप देखेंगे तो आपकी लिस्ट यहाँ पर रिवर्स हो गई, मतलब आप उसको रिवर्स कर सकते हो सिंपली बने बनाए फंक्शन से ही। देखो ये उल्टी होगी पूरी लिस्ट, रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करके रिवर्स कर लो। और सीखो इसके अंदर आपको सर्च करना है कोई आइटम, जैसे मान लो मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च इस बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट हो गई जो हमारे पास थी। इधर करते हैं सर्च आइटम, अगर आपको सर्च करना है देन हाउ सिंपली क्या करेंगे, आई मीन लिस्ट डॉट सर्च नाम का फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करें और इसके अंदर पास करें अपनी वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर 4000 जो है वो जानना था, 4000 कहाँ है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च, और ये रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करता है। मतलब जो भी सर्च मिलेगा तो इंडेक्स इक्वल टू दिस वन, एंड जस्ट टू बी console I mean of item found, simply one is the index. So you can pass the your index value.
सो आप देखेंगे जो भी आपका आइटम होगा जहां पर मिलेगा ये बता देगा किस पोजीशन पे किस जगह मिल रहा है। आई कैन आल्सो यूज द स्लैश एन और न्यू लाइन। ठीक है, सिंपली चेक करो एक बार, देखो 4000 कहाँ मिल रहा है, इसको बता देगा। सो आइटम फाउंड वन इंडेक्स, मतलब वन इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे तो 0 और 1 पे 4000 है, 4000 का इंडेक्स पोजीशन मिल गया। ठीक है, सो एनी वन एनीथिंग आप उसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं, जहां पर भी मैच करेगा वो आपको निकाल के दे देगा। सो मुझे कोई और आइटम, मान लो मैंने ये दोनों इनेबल कर दिए और मुझे इसमें एएसपी का इंडेक्स पता करना है, एएसपी कहाँ मिल रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगा एएसपी और ये मुझे एएसपी का इंडेक्स पोजीशन बता देगा कि एएसपी का इंडेक्स पोजीशन क्या है। सो दिस वन इज द आई थिंक सॉरी क्या बोल रहा, फेल टू कंपेयर टू एलिमेंट इन एरे। ओके फाइन, कंपैरिजन में इसको दिक्कत कुछ आ रही है, सो डोंट वेरी। अच्छा अच्छा, सर मतलब डेटा ये, टाइप की वजह से हो रहा हाँ है ये शायद। कह रहा है, ये कह रहा है कि भी हम जो सर्च कर सकते हैं ना वो डबल या डेसिमल टाइप की वैल्यू कर सकते हैं, न्यूमेरिक टाइप पे सर्च लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे ये जनरली सर्च, बाइनरी सर्च आपका इस पे काम नहीं करेगा, तो आप अपनी जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उन पे आप सर्च अपना चला सकते हो। ठीक है, बाकी अगर दूसरे टाइप की वैल्यू है तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा। तो 4000 पे एग्जैक्टली काम इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट्स व्हाई बाइनरी सर्च एग्जैक्टली काम उसी पे होता है, टू एरे एलिमेंट। अभी क्या दिक्कत कर रहा है, मस्ट कर। अच्छा, एक और चीज है, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स। तो इसका हम ओवरलोडेड वर्जन देख लेते हैं क्या है ये। ऑब्जेक्ट वैल्यू इसने ले लिया, इंट ले लिया अपने पास, और काउंट और ऑब्जेक्ट वैल्यू। ये एड्रेंच की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि मे बी इंटरनल एरे को स्ट्रिंग से मैनेज कर रहा होगा एंड दैट्स व्हाई ऐसा कर रहा होगा। ठीक है, वर्किंग है बट ये इस स्ट्रिंग वैल्यू की वजह से है। सो अदरवाइज अगर मैं अपनी दूसरी स्ट्रिंग वैल्यूज को मान लो रख लेता हूँ इसके अंदर, so what happens here, so let me pass another something 2 3 4। तो जस्ट वर्क विथ ओनली न्यूमेरिक, मतलब जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो न्यूमेरिक आपके पास एरे होना चाहिए, उसके साथ ही काम करता है। अदर देन ये नेविगेशन प्रॉब्लम, क्योंकि वो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है। स्ट्रिंग वैल्यू पे आपके सर्च दूसरे चलेंगे, क्योंकि आप एरे के अंदर अगर आपका नॉन जेनरिक हो जाएगा तो दिक्कत, आई मीन जेनरिक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल ये ठीक है, अपनी जगह सही है। इसका काम केवल इतना है कि अगर न्यूमेरिक एरे अपने पास है तो सर्च कर सकते हैं, बाकी उसके बाद हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, तो वी कैन सी द अदर ऑप्शंस। तो मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कुछ, कि हम अगर स्ट्रिंग को सर्च करना है तो स्ट्रिंग कैसे सर्च करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लिस्ट डॉट, और मुझे देखना है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग आइटम है या नहीं है, या क्या कंडीशन उसकी है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे फंक्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कंटेन्स है, जिससे हम मैच करा सकते हैं कोई आइटम हमारे पास अपने उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो एक फंक्शन हमारे पास वहां पर होगा। इंडेक्स ऑफ से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी आइटम को सर्च करके उसका इंडेक्स पोजीशन पता कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के यूजिंग बाइनरी।
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो अभी अभी मैं रिमूव रेंज दोनों दे देता हूँ, यहाँ पर इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एएसपी का इंडेक्स पता करना है, वी कैन सिंपली फाइंड द इंडेक्स, so we can just pass the ASP and check the index. सो एएसपी का जो भी इंडेक्स होगा अपने पास से निकाल के बताना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर ये आपका वर्क करेगा, इसके लिए काम करेगा। सो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप वही यूज करो, वो तो बाइनरी सर्च अपनी जगह न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, बट अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर इंडेक्स आपका इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको सर्च करके उसका इंडेक्स पोजीशन निकाल के दे देगा। इसके अलावा अपने पास अगर आपको मान लो ये चेक करना है कोई आइटम उसमें है या नहीं है, जिस टू बी बुलियन, ठीक है, तो बुलियन इंडेक्स ऑफ से तो पता चल ही जाता है कि भाई अगर हमारे पास देखो आइटम अगर होगा तो आइटम अगर है तो हमारा इंडेक्स पोजीशन दे देगा, उसका इंडेक्स पोजीशन दे देगा। और मान लो कोई ऐसा आपने डाल दिया आइटम जिसका जो आइटम है ही नहीं उसके अंदर, मतलब आपने ASP55 डाल दिया दैट नॉट इन द लिस्ट, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इंडेक्स को एज अ -1। ठीक है, सो अगर इंडेक्स -1 आ गया समझ लेना कि आपके एरे में वो आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपकी लिस्ट में वो आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपका रिजल्ट आ गया 0 और ग्रेटर देन 0, तो उस केस में बोले उसका मतलब क्या हो गया कि आइटम आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको समझना होगा कि अगर आपका इंडेक्स ऑफ रिटर्न कर दिया -1, इसका मतलब क्या है कि आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर आ गया -1 के अलावा कुछ भी आता है, -1 के अलावा कुछ भी आता है, मतलब 0 से ग्रेटर देन वैल्यू आती है, तो आपका वो फाइंड इंडेक्स होगा केवल, जो इंडेक्स उसे मिलेगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या इंक्लूड्स अगर आप वी कैन चेक लाइक सिंपली एक कंडीशन ऐसे लगा दिया कि भाई हमारी जो लिस्ट है लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर लिस्ट आपका कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, मान लो पाइथन कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वी कैन जस्ट डू समथिंग लाइक इसका रिजल्ट बुलियन होता है, बस फर्क इतना ही है, बाकी काम वही कर रहा है। इसका रिजल्ट सीधा सीधा बुलियन होगा, अगर आइटम उसके आपकी लिस्ट में मिलेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर यस, सिंपली else you can do anything like any message, anything, जो भी आप करना चाहते, जो भी आपको लगे। तो यहाँ पर नो पाइथन मिल रहा है, तो इसका क्या आ रहा है, बोलियन आ रहा है। कंटेन्स फंक्शन को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, तो इंडेक्स इस्तेमाल करो, कंटेन्स इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी, आपके पास सारे फंक्शन बने बनाए हैं, आपको जो समझ में आता है अपनी जरूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल करो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लिस्ट के अंदर अपने पास ऐड का हो गया, रिमूव का हो गया, इंसर्ट करना है बीच में, अगर आपको कोई आइटम इंसर्ट करना है, जैसे मान लो हमारे पास जो भी लिस्ट है और उस लिस्ट के बीच में अगर मुझे कुछ रिमूव करना है या इंसर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट या इंसर्ट रेंज का इस्तेमाल करूंगा। इंसर्ट रेंज का काम वही है कि भाई इंसर्ट एक आइटम, इंसर्ट रेंज हमारे पूरे एरे को। तो अगर मुझे बीच मान लो यहाँ पर मान लो कोई आइटम इंसर्ट करना है बट आफ्टर द PHP, so we need to be find out the index of this, okay, we need to be find out index of this, and after that you can put the value, so we can simply say that insert करना है मेरे को, पहले तो मैं PHP का इंडेक्स निकालूंगा, मैं क्या बोलूंगा, list dot index of PHP का इंडेक्स निकाल लो पहले, और उसके बाद आइटम में आपको क्या देना है, मुझे इंसर्ट करना है मान लो .NET कोर .NET, ठीक है, ये मुझे इंसर्ट करना था, तो मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया, मतलब इन बिटवीन मैंने आइटम को इंसर्ट किया है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज के साथ चीजों को प्रिंट करा दूं वापस से लिस्ट को, तो आप देख पाएंगे console.write ले देना है आपको,
इंसर्ट के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एरे होगा वो चेंज हो गया होगा, उसमें आपके आइटम पर अपने पास देखो जस्ट टू बी, इसने क्या किया, जो भी इंडेक्स निकाला पीएचपी का उसी आई जगह क्या किया, डॉटनेट को इंसर्ट कर दिया और बाकी के इंडेक्सेस को मूव करा दिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपसे यार मुझे ना पीएचपी के जस्ट बाद ऐड करना था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बस केवल जो इंडेक्स इसका निकाल के ये देगा ना उसमें एक वैल्यू को हमेशा प्लस कर देंगे। क्या करेंगे आप, +1 कर देंगे। +1 का मतलब हो गया कि उसकी जस्ट आगे जाओ, मतलब पीएचपी का जो इंडेक्स आएगा उसके आगे जाओ, वहां से इंसर्ट करो। पीएचपी के जस्ट क्या किया इसने, आगे जाकर डॉटनेट कोर को, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसके अंदर अपने आइटम को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जैसा भी चाहो मैनेज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये भी आप ट्राई करेंगे फंक्शनों को, इसके जो भी फंक्शंस पॉसिबल हैं आप उन्हें ट्राई करिए। जो नोट्स मैंने आपको भेजा है उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन, इनके अंदर जो अवेलेबल फंक्शन है उनकी लिस्ट है। सो आपको वो नोट्स देखना है और उसके अंदर से जो फंक्शन है वो फंक्शन निकालने हैं और उसे प्रैक्टिकल। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ठीक है, फाइन। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, और क्लासेस इसमें जो हैं, जैसे एक तो हमने अभी क्लास देख लिया एरे लिस्ट, जो कि एक सामान्य सी लिस्ट है जिसके अंदर आप आसानी से आइटम इंसर्ट करिए, पुश करिए, अपना ऐड करिए, रिमूव करिए, जो भी करना है। देखो ये बाकी भी जो है ना ये सब भी लिस्ट ही है, लेकिन इनका जो नेचर है ना वो चेंज होता है। जैसे स्टैक, स्टैक भी एक तरह का लिस्ट ही है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, यू नो ऑलरेडी दैट डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम होती है, जैसे लीफो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स्टैक है वो लीफो एल्गोरिथम पे काम करता है। मतलब जब भी इसमें आप आइटम ऐड करेंगे तो लास्ट में जाएगा, और जब भी आप डिलीट करेंगे तो सबसे पहले रिमूव होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऐड करते समय सबसे पहले क्या होगा, लास्ट में होगा। जैसे जैसे क्या होते हैं, प्लेट्स होती है, यू नो प्लेट्स में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में प्लेट रखते हैं जब उठाएंगे सबसे पहले प्लेट वही उठती है, तो वो लिफो स्ट्रक्चर होता है, लिफो एल्गोरिथम होती है, तो ये उस पे काम करेगा। स्टैक आपका जो होता है लिफो पे काम करता है। ठीक है, वहीं पर क्यू आपका जो होता है वो फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें जो सबसे आइटम पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। तो स्टैक और क्यू है दोनों लिस्ट ही, हमारा से लिस्ट है, बट इनका क्या है, बिहेवियर बदल गया है, लॉजिकली चेंज है, बाकी तो काम सेम ही करते हैं, बाकी कुछ नया इनके अंदर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्टैक और क्यू की, राइट। सो
जस्ट टू बी चेक अबाउट द स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक और क्यू का प्रैक्टिकल करके सीखना आपको है कि कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि बनाने का तरीका, यूज करने का तरीका सेम है, केवल इनके अंदर के जो फंक्शन है वो बदल गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इनके अंदर के फंक्शंस कैसे आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे, कैसे आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक होगी, बहुत ही इजीएस्ट वे होगा इन्हें यूज करने का। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो एग्जैक्टली अगर मुझे स्टैक यूज करना है तो स्टैक कैसे यूज करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। Recording in progress. आपने जो इंस्टेंस बनाया अभी आपने किसका बनाया था? लेट मी कमेंट आउट दिस, और इसका भी कमेंट आउट कर दो। एरे लिस्ट का आपने बनाया, ठीक है। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं इंस्टेंस बनाऊंगा किसका? स्टैक का। स्टैक का इंस्टेंस कैसे बनाएंगे? सिंपल, स्टैक देखो आपके पास मिल गया। आप कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं, मान लो stk दे दिया मैंने, इक्वल टू न्यू स्टैक। स्टैक का इंस्टेंस बना दिया आपने। अब स्टैक के अंदर आपको देखेंगे तो आपको जो फंक्शन मिलेंगे वो क्या मिलेगा? stk डॉट, यहाँ पर सिंपल मिलेगा stk डॉट, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर आपको मिलेगा पुश एंड पॉप। ऐड करना है तो पुश और डिलीट करना है तो पॉप। सो आई वांट टू ऐड सम आइटम लाइक ASP, I want to add 5 items. So मैंने ASP, HTML, CSS, JSP और जावास्क्रिप्ट, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, सो 5 आपने ऐड कर दिया। अब आपको मान लो 5 प्रिंट कराने हैं, यू कैन सिंपली डू दैट। ठीक है, आई कैन प्रिंट द आइटम, सो सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, कम्स फ्रॉम द STK। ठीक है, तो मैंने प्रिंट तो करा लिया। देखो सिंपल 5 आइटम मेरे जो यहाँ पे ऐड हुए हैं, ये देखो किस ऑर्डर में आपको प्रिंट होके मिलेंगे। सो कैन सी दैट ऑलरेडी इसने क्या किया, आइटम को ऐड किया है। बट देखो अगर आप ध्यान से, इसने क्या किया, आइटम को पहले ही रिवर्स कर लिया है। मतलब जो आइटम आपने लास्ट में ऐड किया था वो सबसे पहले कहाँ आ गया? फर्स्ट में। तो हो गया लीफो मेंटेन, उसने पहले ही क्या कर दिया, लीफो बना लिया, मतलब लास्ट इन फर्स्ट में आ गया। जो लास्ट आइटम था वो सबसे पहले अपने आप यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो काम डन है, समझ में आ गया। अब अगर हम लोग कोई आइटम रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर मैं कोई आइटम रिमूव करूं इसमें से, तो सो जस्ट टू बी रिमूव आइटम, रिमूव या इसे बोलते हैं हम लोग पॉप आइटम। रिमूव के यहाँ पॉप बोलते हैं, ठीक है, पुश बोलते हैं ऐड को, रिमूव को पॉप। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू दैट। STK डॉट पॉप, पॉप कर दिया, आपका आइटम रिमूव हो जाएगा। एंड जस्ट टू बी आफ्टर रिमूव, प्रिंट करा लो इसको, और अगेन इसीलिए इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सो डू दैट। सिंपली देखो आफ्टर रिमूव अपने पास क्या हो गया, देखो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले गया होगा। जावास्क्रिप्ट आपका लास्ट में आया था, सबसे पहले जो आपने पॉप किया तो सबसे पहले वही आइटम डिलीट हुआ है। ठीक है, दिस वन कॉल्ड द लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास क्या है, पुश है, पॉप है, और इसके अलावा पिक है। पिक मतलब क्या होता है? पिक मतलब होता है कि अगर आपको कोई आइटम पिक करना है, लास्ट आइटम, ठीक है, तो लास्ट आइटम अपने आप पिक करके दे देता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे अगर करना है मुझे, तो मैं सिंपली आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे होगा ये। इट्स वेरी सिंपल, STK डॉट पीक, जस्ट टू बी कॉल द ओनली पीक मेथड, डोंट डू नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका जो भी वैल्यू होगा उसे पिक करके दे देगा, लास्ट वैल्यू। तो देखो लास्ट वैल्यू इसके अंदर पिक में क्या आ रहा है, JSP आ रहा है। बिकॉज आप अगर देखें तो सबसे पहले डिलीट करने के बाद जावास्क्रिप्ट को बचा क्या है इसमें, JSP लास्ट में, तो जो है वही पीक आइटम दिखा रहा है कि इसका पीक आइटम क्या है, JSP। ठीक है, सो वेरी सिंपल। इस तरीके से आप यहाँ पर आसान तरीके से आइटम को पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सिंपल से मेथड है जिन्हें आपको अंडरस्टैंड केवल करना है, उन्हें इस्तेमाल करके देखना है नहीं इसमें है। प्लस इसके अलावा अगर मैं एसटीके डॉट करता हूँ, देखो कई मेथड और मिले थे। क्लियर, पूरा लिस्ट ही क्लियर करना है, कंटेंट्स मैंने आपको बताया ही है। कॉपी करना है, कॉपी कर लो, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पुश पॉप, टाइम पॉप पुश बता दिया आपको टू एरे, अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो एरे में कन्वर्ट कर लो, पिक करना है तो पिक कर लो। तो एग्जैक्टली अपने पास ये सभी मेथड है जिन्हें हम सिंपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कॉपी करना है इसको, तो मैं आपको एक कॉपी करके दिखाता हूँ। So let me check this, just to comment out this one, and now let me copy the array, मतलब इस लिस्ट को कॉपी करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, stk dot copy, so just to be call the copy, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो चीज पास करनी है, एक तो पास करना होगा अपना array जिसमें आपको इसे रिसीव करना है, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या होगा, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब अपने पास कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। तो अपने पास एक एरे होना चाहिए जिससे आप यहाँ पर क्या करोगे, जिसमें आप इसे कॉपी करोगे, ठीक है। तो अपने पास मैं एक ले लेता हूँ एरे, ठीक है। सो जस्ट टू बी टेक द एरे, एरे एरे, ठीक है, एंड पास हियर द एरे, and now next one is the index. I want to copy from the 0 index, ठीक है। So this is one is the unassigned, पास मान लो 10, एक एरे का साइज दे देंगे क्योंकि एरे बना रहे साइज तो देना पड़ेगा। सो अगर मैं अब इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, किसको, मैं एरे, एक बार वापस इस एरे को प्रिंट करता हूँ जिसमें मैंने कॉपी किया हुआ है। Print this one array after copy, okay, and the comes from the array. So array में कॉपी करके रखा था तो मैं array को प्रिंट करा रहा हूँ। Okay, there is some problem. अच्छा, इसके अंदर आपने जो आइटम रखा हुआ है वो आइटम का टाइप के साथ पंगा है, तो कोई बात नहीं, एक हम काम कर लेते हैं, इसको एरे की जगह पे क्या बोलते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, एरे लिस्ट lst इक्वल टू न्यू एरे, बोलेगा ये स्ट्रिंग है ना, ये इसमें से स्ट्रिंग टाइप का है, एरे न्यू स्ट्रिंग, लेट मी रन दिस। बिल्कुल, देखो कॉपी होके अपने पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अपने पास देखो इसने किया क्या है, सिंपल सी बात है भाई, एरे का साइज अपने 10 दिया था, तो चूंकि 10 टाइम वो चल गया है, आपको उतने साइज देना है जितने आइटम कॉपी करने, ठीक है। लेकिन ये क्या किया इसने, इस पूरे लिस्ट से अपना एक कॉपी किया डेटा को और लाकर दूसरे एरे के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से आपके आइटम को निकाल के एक एरे के अंदर रख सकता है या कॉपी करा सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, जिससे आप अपने आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो कॉपी करना बहुत ही आसान है, आपको अगर अपना लिस्ट से अपने जो भी स्टैक है वहां से कुछ भी कॉपी करना है। सेम अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो भाई मुझे ऐसे क्यू यूज करना है, तो क्यू का भी देखो सेम ही कंसेप्ट है, बस केवल कंसेप्चुअली चेंज हो जाएगा, बाकी है तो वही चीज जो अपने पास यहाँ पे है ना, ये जो स्टैक काम कर रहा है वही काम क्यू भी करता है, बट उसके अंदर का एल्गोरिदम बदल जाएगा तो बिहेवियर बदल जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर क्यू यूज करना है, तो देखो क्यू का क्या इस्तेमाल होगा, सिंपली क्यू का भी वैसे ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। हमने यहाँ पर lst नाम से बना लिया मान लो। अब उसके बाद इसके अंदर जब भी आइटम ऐड करना हो तो आपको इनक्यू मेथड लगाना है, रिमूव करने के लिए डीक्यू लगाना है।
st डॉट इन क्यू करेंगे इसके अंदर आइटम को ऐड करने के लिए। मैंने यहाँ पर ऐड किया मान लो 100, इस बार मेरे जितना मुझे आइटम ऐड करना होगा उतने आइटम मैं क्या करूंगा इसमें ऐड कर लूंगा। देखो मुझे प्रिंट कराना है तो बस वही बात होगी जैसे आप ऊपर कर रहे हो वही कर लो, यहाँ पर कुछ चेंज तो है नहीं, तो यही आप लूप यूज कर लो और प्रिंट करा लो। कहाँ से? एलएसटी से। ठीक है, लेट मी प्रिंट दिस। सो आपका देखो आइटम इसमें ऐड हो गया है इन क्यू के एल्गोरिथम में। इसमें देखो नॉर्मल जैसे आपने ऐड किया था वैसे ही ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन रिमूव करना है तो डीक्यू अपना यूज करेंगे, डीक्यू आपके उसी बिहेवियर में रिमूव करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एलएसटी डॉट डीक्यू करता हूँ, ठीक है, ये क्या करेगा ये क्या करेगा, रिमूव फीफो। ठीक है, फीफो में रिमूव करेगा। सबसे पहले जो आपका फीफो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले ऐड हुआ होगा वही सबसे पहले क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जो सबसे पहले आइटम आपने ऐड किया था इस लिस्ट के अंदर वो सबसे पहले क्या हो गया है, रिमूव कर गया। ठीक है, ये सिंपल सा क्यू का टेक्निक है। बाकी इसके अंदर के जो और फंक्शंस हैं उन्हें आप देखना, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ छोटे छोटे फंक्शंस, तो यू जस्ट ट्राई ऑल द फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लासेस को भी हम देख लेते हैं। तो अगर मुझे बात करो दूसरी क्लासेस की, तो दूसरी क्लासेस हमारे पास क्या है, हैश टेबल एंड सॉर्टेड लिस्ट। हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट दोनों ऐसी टेबल हैं, ऐसे ही कलेक्शन है जो बेसिकली डेटा को की एंड वैल्यू फॉर्मेट में रखते हैं। मतलब ये डेटा को जो स्टोर करते हैं ना उसमें की एंड वैल्यू होता है। मतलब एक की होगी उसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू होगी, एक की होगी उसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू होगी। जैसे डिक्शनरी क्रिएट होती है तो डिक्शनरी बेसिकली अपना की और वैल्यू फॉर्मेट में डेटा रखने का यूज करते हैं, की और वैल्यू फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं। तो अगर मुझे क्यू में डेटा रखना है की एंड वैल्यू फॉर्मेट में then how can we store the data in key and value format? It's very simple, right? कैसे रखना है आपको, हैश टेबल सिंपली मान लो आपने लिया इसका ऑब्जेक्ट का नाम ht, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो इसके अंदर जब आप आइटम ऐड करेंगे ना तो आप जैसे एरे लिस्ट के अंदर फंक्शन पाते हैं वही फंक्शन इसमें भी मिलेंगे। ht डॉट करेंगे तो यहाँ पर ऐड देखो मिलेगा। अब ऐड में देखोगे तो दो पैरामीटर मांगेगा ये आपसे, ऑब्जेक्ट की एंड वैल्यू। यू नीड टू बी पास द की एंड वैल्यू, मतलब आपको दो चीजें पास करनी है यहाँ पर, एक की पास करना है और दूसरा आपको वैल्यू पास करना है। जैसे मैं यहाँ पर पास करता हूँ राम इज द की बट जस्ट पास द मोबाइल नंबर ऑफ कीज। ठीक है, दैट इज द I want to pass 3 to 4 names. Okay. Okay, and just change the something. Okay, and just pass the something here. 7766. ठीक है, तो मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पे। So I want to print all the values. ठीक है, सो अगर मुझे ये वैल्यूज प्रिंट करानी है तो देखो हम लोग लूप तो चलाते हैं बट यहाँ पर लूप थोड़ा सा अलग चलता है। ठीक है, लूप क्या चलेगा, यहाँ पर हम लोग जो भी ये वायर लेते हैं वायर नहीं लेंगे क्योंकि अब वायर डील करेंगे तो ऑब्जेक्ट में डील कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे डिक्शनरी एंट्री। क्या लेंगे, डिक्शनरी एंट्री। तो डिक्शनरी एंट्री में आपका क्या होगा, दो चीज मिल जाएंगी, की एंड वैल्यू मिल जाएगा। इफ यू वांट टू प्रिंट द की तो की प्रिंट करा लो, वैल्यू कराना है तो वैल्यू करा लो। तो मैं की और वैल्यू दोनों प्रिंट करना चाहता हूँ, की कोलन 0 इंडेक्स की आ जाएगी और जो वैल्यू होगा वो कहाँ आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। So just to be pass that something like that, comma item dot की, ठीक है, and item dot value और वैल्यू को मैं दोनों प्रिंट करा रहा हूँ। सो ये आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर आपके पास की मतलब नेम और उसकी वैल्यू दोनों ही प्रिंट हो रहे होंगे। की इज दिस एंड वैल्यू इज दिस, की इज दिस एंड वैल्यू इज दिस एंड सो ऑन। इस तरह से देखो की एंड वैल्यू में आपका पूरा डेटा क्या कर गया है, प्रिंट कर गया, राइट। दिस वन इज अ डिक्शनरी, राइट। अगर आपको इसके अंदर कोई आइटम ऐड करना है तो ऐसे करेंगे, अगर रिमूव करना है इट्स वेरी सिंपल, जैसा रिमूव करते हैं वैसे करेंगे। st डॉट रिमूव करना है मेरे को, मैं रिमूव करूंगा और इसमें पास कर दूंगा अपना की भी यहाँ पे रिमूव होगा। जैसे मुझे मान लो पवन का डाटा डिलीट करना था, जस्ट डिलीट द पवन।
So you can pass the key and it will remove the record from the this list of Pawan का record. It's very simple. Remove करो, add करो, जो मर्जी वो करो, because of simple सी list है. आपको क्या करना है, you can decide it. ठीक है. st dot ऐड किया, रिमूव किया, कंटेन्स की यहाँ पे देखो, कंटेन्स तो अपने पास था ही, बट यहाँ पर एक फंक्शन और आ गया है, कंटेन्स की कंटेन्स वैल्यू, मतलब कोई की है एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, तो हम स्पेसिफिक की एंड वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो यस या ना, नहीं तो नो। कॉपी है, कॉपी कर लो, जरूरत पड़ती है तो। क्लियर, मतलब आप पूरा रिमूव कर दो, तो आपको जो भी मर्जी हो फंक्शंस यूज करने की, अपनी जरूरत के हिसाब से उन फंक्शनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली अगर आपको मैं क्लियर दिखा दूं, क्लियर आपका क्या काम करता है, क्लियर आपका पूरा क्या करेगा, लिस्ट ही क्लियर कर देता। देखो अभी कुछ प्रिंट ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्लियर हो गया लिस्ट अपना। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल फंक्शन, बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन्हें आपको क्या करना है, you need to be try all the functions. Okay, these are the very basic functions. आपने ट्राई करियो, एग्जांपल में प्रैक्टिकल करो, चेक करो, समझो कैसे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं, तो क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्या है, कैसे आपको करना। कंफ्यूजन अभी? नो सर। फाइनल लास्ट क्लास अपने पास क्या है, एक लास्ट क्लास इसमें है शॉर्टेड लिस्ट। बोथ आर हैश टेबल एंड शॉर्टेड लिस्ट आर द सेम, दोनों सेम है, बट ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज हैश टेबल आपका जो है नॉर्मल डेटा रखेगा, जबकि शॉर्टेड लिस्ट क्या करता है, आपके डेटा को ऑटोमेटिक की के बेस पे शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट मतलब ऑर्डर में अरेंज कर लेगा, डेटा को ऑर्डर में अपने आप क्या करेगा, अरेंज कर लेता है। जब से सबसे बेसिक फंडामेंटल एडवांटेज इसका यही है, बाकी तो सेम डील करते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। सो अगर मैं आपको यही चीज ना, जो चीज आपने यहाँ रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ओके, मैं इसी डेटा को आपको शॉर्ट लिस्ट में रख के दिखाता हूँ। सो सिंपली ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ, और इधर मैं क्या करूंगा, जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इसका, मैं इसकी जगह पे शॉर्टेड लिस्ट का बना दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये काम। बाकी ऑब्जेक्ट का नाम भी वही रख रहा हूं मैं, बाकी सेम प्रिंट वर्ड सेम ही करेंगे। तो देखो ये डाटा राम, अजय, पवन, अमित इस तरह से है। अगर आप डेटा देखेंगे अभी कैसे प्रिंट करेगा, ये ऑर्डर देखना, चेक करना है इसका। अपने आप क्या हो गया है, अमित, अजय, अमित, पवन और राम, ये देखो की भी आप इसने अपने आप शॉर्टिंग कर ली। ठीक है, सो ओनली द डिफरेंस बिहेवियर बिटवीन बोथ आर दिस, दोनों के बीच यही फर्क है कि जो आपका शॉर्टेड लिस्ट है वो डेटा को शॉर्ट कर लेता है, जब आप स्टोर करेंगे तभी क्या करेगा, उन्हें की बेस पे शॉर्ट कर लेगा, जबकि हैश टेबल आपका जो होता है, जैसा आप डेटा रखेंगे वैसा ही रखेगा, मतलब वो शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं करता है। ठीक है, बाकी फंक्शन इनके अंदर सेम है, टेक्निक सेम है, बिहेवियर सेम है। यू कैन जस्ट ट्राई ऑल द फंक्शंस, ऑल द थिंग्स एज पर योर चॉइस, जैसी जरूरत है वैसा आप इस्तेमाल करो, बट आपके पास सिंपल टेक्निक्स है, इन्हें यूज करने के। इज इट क्लियर? कोई डाउट शॉर्टेड लिस्ट में और हैश टेबल में? नो सर। बिहेवियर का फर्क है। तो देखो ये सारी चीजें अभी आपने जो सीखी, these are the non generic collection, these are the non generic collection, ये 5 की 5 क्लासेस नॉन जेनरिक है जिन्हें आपने अभी इस्तेमाल किया, ट्राई किया। ठीक है, नॉन जेनरिक के साथ पंगा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम इसके साथ है कि इसमें आप जो भी डेटा रखते हैं ना वो टाइप सेफ नहीं होता है, डेटा आपका टाइप सेफ नहीं होता है। मैं क्यों एग्जांपल बताना चाहता हूँ इसका, एक देखना एग्जांपल क्या हो सकता है। मान लो आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मान लो आपने नॉन जेनरिक में कोई डेटा रखा एंड दिस वन मे बी योर अरे लिस्ट। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक अरे लिस्ट बना दिया मान लो। ठीक है, और आपने कहा यहाँ पर न्यू अरे लिस्ट, और इसके अंदर मैं ऐसे प्रिमिटिव डाटा रख देता हूँ कुछ, मैं रख दिया मान लो 11, 33, 54, 32, 45 समथिंग।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सपोज करो मुझे हर वैल्यू का स्क्वायर क्यूब निकालना है, ठीक है। हर वैल्यू का मतलब सभी नंबरों का स्क्वायर क्यूब चाहिए आपको, या कुछ भी आपको ऐसा करना, मान लो कोई भी मैनिपुलेशन करना है, मान लो स्क्वायर क्यूब चाहिए, या मान लो सभी वैल्यू का मान लो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, सभी का अपना कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर मुझे कुछ प्रोसेस करना होगा तो मैं डायरेक्टली देखो, अगर मैं लूप चला दूं यहाँ पर, ठीक है। सो लेट मी यूज द फॉर ईच। इफ आई वांट टू बी यूज द इंटीजर टाइप, सो वी कैन यूज द इन, ठीक है, एन इन एलएसटी। सो यू कैन सी द एरर गो थ्रू हियर, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे और देखेंगे तो अपने पास यहाँ पे जो भी लिस्ट होगा ये अपने पास यहाँ पर इंटीजर में चाहिए कन्वर्ट करके दे देगा आपको। सो if I want to be basically do something like n r equal to n multiplied by n multiplied by n, I want to be print this way. Simply u is equal to what? This one is the so you can check that all the things are good. देखो सिंपली आपने यहाँ पर जब आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पे इंटीजर लिया तो इसने क्या किया, आपकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके दिया, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। दिस इज द नॉन जेनरिक। अभी तो सब सही चल रहा है, बट क्या होगा कि अगर मान लो यूजर ने बाय मिस्टेक यहाँ पर कोई भी एक यहाँ वैल्यू स्टोर कर ही रहा था, वो मान लो उसने क्या किया, स्टोर कर दिया और एक यहाँ पर उसने साथ में की भी अल्फाबेट दे दिया, ठीक है। बाय मिस्टेक उसने मान लो कोई और वैल्यू दे दिया, मतलब उसने दिया तो था ही अपनी वैल्यू को, उसके साथ कोई बाय मिस्टेक वैल्यू है, क्योंकि आपका लिस्ट यहाँ पर कहीं से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है ना कि भैया तुम इसमें अल्फाबेट नहीं दे सकते हो या ये नहीं दे सकते हो, वो तो कर सकता है। अगर बाय मिस्टेक उसने ऐड किया तो क्या होगा, अगर बाय मिस्टेक उसने ऐड किया तो एक्सेप्शन आएगा, और क्या एक्सेप्शन आएगा, अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट टाइप टू, मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसमें क्या रखा है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को ये कास्ट नहीं कर पाएगा। सो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। सो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, नॉन जेनरिक होने का, क्योंकि नॉन जेनरिक लिस्ट आपका जो होती है वो अलाउ कर देती है कि एनी टाइप ऑफ आइटम आप इसमें रख सकते हो, जबकि अगर यूजर ने बाय मिस्टेक मान लो आइटम रख दिए तो आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन आएगा, रन टाइम एरर आएंगे, ठीक है। सो रन टाइम एरर को अवॉइड करने के लिए, इस तरह के रन टाइम प्रोग्राम में एरर ना आए, प्रोजेक्ट ना फटे, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं नॉन जेनरिक का इस्तेमाल कम करें और फिर हम चले जाएंगे जेनरिक की तरफ। फिर ये जो चीजें आपने यूज की ना, ये सब चीजें आपकी जेनरिक में भी है, जो आप नॉन जेनरिक में यूज कर रहे हैं ये सभी चीजें आपकी जेनरिक में है। तो ये सब के सब फंक्शन हम लोग जेनरिक के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे और कर सकते हैं, नो डाउट। ये सभी चीजें हम जेनरिक के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे और जेनरिक सिस्टम पे काम करेंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड, समझ में आया कि एग्जैक्टली नॉन जेनरिक के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम जेनरिक की तरफ जा रहे हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द जेनरिक सिस्टम। अब जेनरिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो अगर मैं जेनरिक कलेक्शन की बात करूं तो जेनरिक कलेक्शन को हम ये बोलते हैं कि भैया ये जो कलेक्शन होता है, ठीक है, ये टाइप सेफ होता है। सो क्या बोलेंगे, जेनरिक कलेक्शन इज द टाइप, ये क्या है, टाइप सेफ कलेक्शन है, विच कैन स्टोर आइटम इन स्पेसिफिक टाइप। तो ये हमेशा स्पेसिफिक टाइप में ही स्टोर करता है वैल्यू को, ठीक है। सो इट डू नॉट नीड टू कास्ट द वैल्यूज इन बी यूज। मतलब इसका फंडामेंटल ये हो गया कि इस जब ये अपना टाइप सेफ मैनर में ही डेटा रखेगा तो आपको इसको मैन्युअली या जरूरत के हिसाब से फिर कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें कास्टिंग आपको नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप वैल्यू को ही उसी फॉर्मेट में रखेगा जिसमें आपकी चॉइस होगी। सो ऑब्जेक्ट में रखेगा नहीं तो कास्टिंग की बात ही नहीं आएगी। कास्टिंग की बात तब आती है जब आप किसी और में रखते हैं, किसी और में यूज करना चाहते हैं, जबकि इसके पास क्या है, अपना वही फॉर्मेट है जो फॉर्मेट आपको यूज करना है, दैट्स व्हाई कोई पंगा ही नहीं यहाँ पर है।
ठीक है, दैट्स पॉइंट, दैट्स अ फंडामेंटल। सो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, all the generic collection classes exist in system dot collections generic namespace। सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक नाम का एक नेम स्पेस होता है जहां पर ये सारी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए ये क्लासेस कौन सी हैं, जिनके नाम क्या है, एक तो लिस्ट है, दूसरा स्टैक है, पढ़ा, तीसरा क्यू है, चौथा आपके पास शॉर्टेड लिस्ट, या इसको हम लोग शॉर्टेड लिस्ट डिक्शनरी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वही 5 क्लासेस देखो वहां भी थी, 5 क्लास मैंने आपको यहाँ भी लिस्ट करा दी। ठीक है, उन्हीं की अल्टरनेट क्लासेस हैं, जैसे उसमें एरे लिस्ट था तो यहाँ लिस्ट आ गया, स्टैक क्यू वही है, शॉर्टेड लिस्ट वही है, वहां पर हैश टेबल था तो यहाँ डिक्शनरी आ गया। ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेम, वही चीजें हैं। एंड जस्ट एक नोटेड पॉइंट होता है, जेनरिक रिप्रेजेंटेड बाई ब्रैकेट कैपिटल टी। ठीक है, ये अगर आपको कहीं भी इस तरह का साइन लगा हुआ मिले ना, एंगुलर ब्रैकेट कैपिटल टी, तो आप समझ जाना क्या है, वो जेनरिक है। एंगुलर ब्रैकेट का मतलब हो गया ये टाइप देना है, और आपको टी फॉर टाइप होता है, टी फॉर टाइप। ठीक है, तो एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर लगा होगा और टी लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, टी पे आपको टाइप देना है, मतलब उसमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है कि आपकी जो लिस्ट है, जो फंक्शन है, जो डील हो रहा है जेनरिक सिस्टम, वो किस टाइप में डील होगा, ये चीज आपको वहां स्पेसिफाई करनी पड़ती है। These are the जेनरिक सिस्टम। ठीक है, ये जेनरिक सिस्टम है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन क्लासेस को भी आपको इंप्लीमेंट करके सीखना पड़ेगा कि ये क्लासेस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप फटाक से एक एग्जांपल देखते हैं लिस्ट का। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट अ लिस्ट। अगर आपको मैं एक लिस्ट बना के दिखाऊं कि आपको एक लिस्ट बनानी है, तो कैसे लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपको नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो लिस्ट अगर मैं मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो भले लिस्ट नॉट अरे लिस्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, कंट्रोल डॉट करेंगे तो नेम स्पेस यहाँ दिखाई देगा। क्या दिखा रहा है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। नेम स्पेस ऐड कर लो और अपना ऑब्जेक्ट बना लो सिंपल। जस्ट टू बी ऐड द नेम स्पेस, ऐड शायद नहीं हुआ होगा, नेम स्पेस नहीं है तो आप मैनुअली जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बेहतर तकनीक यही है। आ तो गया यहाँ पर सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने आप एरर चली जाएगी। ठीक है, ये अपने पास लिस्ट, देखो लिस्ट के साथ एक कंडीशन है, क्या है, टाइप मांगता है ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ देना पड़ेगा टाइप। भाई लिस्ट बना रहे हो, किस टाइप की बना रहे हो, मुझे स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनानी है, तो आई कैन पास द टाइप हियर स्ट्रिंग। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, आप टाइप दे देंगे, सो मे बी। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट तो बनी है आपकी, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप लिस्ट है, मतलब आप इसमें जो भी डेटा रखेंगे ना, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। सो जस्ट टू बी शीट लिस्ट डॉट, अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो ये डेटा की डिमांड क्या कर रहा है मेरे से, स्ट्रिंग टाइप आइटम। सो आई कैन ऐड ओनली द स्ट्रिंग टाइप ऑफ आइटम। अगर मुझे स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा आइटम ऐड करना है तो सोचूं मैं यार, अगर मैं मान लो दूसरा कोई आइटम सोचता हूँ यहाँ तक मैं ऐड कर दूंगा तो नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ पर एक आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिस्ट डॉट ऐड करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर कोई इंटीजर ऐड करने का प्रयास किया, सो यू कैन सी द एरर। यहाँ पर आपको अपने आप एरर मिल जाएगी, मतलब आप इसमें दूसरा टाइप का आइटम तो रख ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जेनरिक है और जेनरिक हमेशा टाइप से मैनेजमेंट ये कहता है कि जो टाइप आपने दिया हुआ है केवल उसी टाइप की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, अदर देन टाइप की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अदर टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so this is the basic fundamental need of the
यूजिंग जेनरिक फंक्शन मीन जेनरिक क्लास। सिंपली अगर मान लो मुझे कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो, उसके लिए मुझे एक दूसरी लिस्ट मान लो मैं बना रहा हूँ, लिस्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब लिस्ट 2 अगर मैं यहाँ पर देता हूँ मान लो इंटीजर, मैंने क्या दिया इंटीजर। तो अगर मैंने इंटीजर दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट 2 है ना, अब ये नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आई मीन सॉरी स्ट्रिंग को नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर मैं लिस्ट 2 डॉट ऐड करूंगा ना, तो देखो इसके अंदर क्या एक्सेप्ट करेगा, केवल ये न्यूमेरिक करेगा, मतलब अदर देन वैल्यू मैं इसके अंदर रख ही नहीं सकता। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप लिस्ट को बनाते समय ही क्लास एक ही है, ध्यान रखना क्लास एक ही है, ठीक है। और ऐसी क्लास है जिसमें आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते समय टाइप दे देंगे, तो जो भी आप टाइप दे देंगे ये उसी टाइप का डील करेगा, बिहेवियर प्ले करेगा, सेम उसी टाइप का बिहेवियर प्ले करेगा, अदर देन टाइप का बिहेवियर प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी क्लास है जो जेनरिक है। देखो जेनरिक जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है ना, ये प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी काम करते हैं तो कोड को कम लेस कोडिंग करें और आपका कोड ज्यादा रीयूजेबल हो, ज्यादा मेंटेनेबल हो, ज्यादा रीयूजेबल हो, ज्यादा मेंटेनेबल हो, इसके लिए आपको जेनरिक सिस्टम हमेशा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपका कोड बहुत ज्यादा, जैसे बहुत सारा केस में क्या है, मान लो आप कहते हैं कि भाई जैसे मान लो मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर 200 पेज हैं, तो 200 पेज पे मान लो आपको कोई वैलिडेशन लगाना है, तो आप 200 पेज पे क्यों लिखेंगे, या 200 पेज पे लिखेंगे तो फिर वो मेंटेनेबल नहीं रह जाएगा। तो आप उसको एक जेनरिक बना सकते हैं कि ऐसा फंक्शन बना लो जो जेनरिक है, उसे एक जगह बना कर रख लो और उसे जहां जरूरत पड़े वहीं पर क्या करो, आप ले जाकर कॉल कर लो, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है, दैट्स अ जेनरिक सिस्टम। मतलब उसका बेनिफिट आपके पास ये है कि आपने ऐसा कोई फंक्शन अगर बना लिया तो आपका फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो जो आपको आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई कि आप एक ही फंक्शन होगा जो सारे प्रोजेक्ट के अंदर डील हो जाएगा। और जेनरिक होने की वजह से उसमें फायदा ये होगा कि आप जिस टाइप की वैल्यू डील करना चाहें उसे कॉल करते समय उसमें वो वैल्यू भी सप्लाई कर दो, वो डील भी कर लेगा, मतलब डील भी प्रॉपर हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो जेनरिक फंक्शन हमारे पास इसीलिए बनाए गए हैं कि हम टाइप सेफ मैनर में जेनरिक सिस्टम तैयार कर सके, एक जनरल सिस्टम तैयार कर सके जिसमें हम हर तरह की चीजों को डील कर पाए और हमें लेस कोडिंग की जरूरत हो, बहुत ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, कोड हमारा ज्यादा मेंटेनेबल, ज्यादा रीयूजेबल रहेगा, ज्यादा मेंटेनेबल एंड ज्यादा रीयूजेबल रहेगा, यही आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। ओके, और कोई डाउट इसमें? जेनरिक नॉन जेनरिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। सो कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सो आप लोगों की ड्यूटी क्या है, एक बार आप लोगों को जो क्लासेस मैंने इधर बताए ऊपर वाले में वो सब आपको एक बार जेनरिक में यूज करके देखना है। इन क्लासेस का ही इंस्टेंस बनाना, फंक्शन सबके अंदर सेम है, फंक्शन चेंज नहीं रहेंगे, ठीक है। इन्हें बना के चेक करना कि आप जेनरिक में कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज करते हैं, कैसे कॉल करना है, नॉन जेनरिक में कैसे कॉल करना है। इन्हें सारी क्लासेस का जैसे आपने नॉन जेनरिक बना के सीखा है वैसे जेनरिक में बनाकर सीखना है, प्रैक्टिकल करना है। इस पे एक दो घंटे सेम आपके बस वही रिक्वायरमेंट है, आपको किस टाइप का बनाना है उसका टाइप दे तो बस सेव जाएगा। जैसे आपको मान लो क्यू यूज करना है तो क्यू आपको जेनरिक, देखो यहाँ पर जेनरिक है, ये नॉन जेनरिक है, तो मुझे जेनरिक यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप दे दूंगा। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे डबल मार्वल रखनी है, मैंने डबल दे दिया। हमने कहा मान लो क्यू क्यू इक्वल टू न्यू, बस यही देना था आपको। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो क्यू है अगर क्यू के अंदर इन क्यू करेंगे तो इन क्यू किस टाइप की वैल्यू करेंगे, डबल टाइप की करेंगे बस, क्योंकि आपने टाइप दे दिया है डबल, सो इट एक्सेप्ट ओनली द डबल टाइप ऑफ वैल्यू। हाँ सेम चीज आपको सबके साथ ये डील करनी होगी। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाइए उसका टाइप दे दीजिए, उस टाइप की वैल्यू को वो डील करेगा, अदर देन टाइप की वैल्यू को डील नहीं करेगा। तो यही चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग एक बार जरूर कर लेना, सारी चीजों का मतलब आपके पास जेनरिक नॉन जेनरिक के जितने भी हैं कर लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग,
और फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये टॉपिक्स हैं, कल हम लोग उसे कवर करेंगे। ठीक है, आज में इस चीजें आप लोग क्लियर कर लेना। इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, अभी बात के लिए कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, एंड ये एग्जांपल में मैं इसके नोट्स के अंदर डाल देता हूँ, यही से अपना देख लेना अगर कहीं कोई डाउट बने तो। बाकी दूसरा जो नोट्स मैंने शेयर किया उसमें तो सारा एग्जांपल और मेथड के नाम है पड़े हुए हैं सारे कुछ, तो वहां से भी आप वहां से देख लेना। बाकी मैं इसको तो शेयर आपको कर ही दे रहा हूँ, तो इधर से भी अपना हो जाएगा। मतलब चलो मैं चैट में डाल दूंगा। क्या है, आप लोग इसे डाउनलोड मार लेना और इसको अपना जो भी प्रैक्टिकल्स है इसको साथ देख लेना, ट्राई कर लेना, जो भी एग्जांपल कर लेना, जो भी कंफ्यूजन हो उसे नोट बना कर रख लेना, पॉइंट आउट करके रख लेना, कल की क्लास में पूछ लेना। बाकी जेनरिक सिस्टम आपका जो है वो रियल टाइम में काफी यूजेबल है। आगे .NET Core MVC जब आप पढ़ेंगे, वेब API जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका इसका बहुत यूज मिलेगा, तो इसलिए आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर रखना, नहीं तो फिर आगे काम करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन ज्यादा बनती है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, सो प्रैक्टिकली इंश्योर करो कि आप कर लेना प्रैक्टिकल इसका, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी निकले, कल के कल क्लियर कर लोगे तो अगली क्लास में हम लोग आगे चीजों को कवर करेंगे और आगे के टॉपिक पे भी डिस्कशन होंगे हमारे प्रॉपर तरीके से, राइट। और किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है, एनीवन, एनीथिंग? तो नो चलो सर। ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग इसका प्रैक्टिकल करो, कल मिलते हैं। तो आगे हम लोग अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे, इसमें जो डाउट होगा उसे भी क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल आप लोग कर डालो। ओके फाइन।